बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशारत मान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कायदे आज़म के यौम पैदाइश की। आज कायदे आज़म का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और हर दिल के अंदर बसते हैं कायदे आज़म, क्योंकि ये जो हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही बदौलत है। बिल्कुल, और आज दोहरी खुशी भी है इशाल, जिस तरह से आप जानती हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश तो है ही, साथ में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार भी मना रही है। तो ये सेलिब्रेशंस, ये तकरीबात दिन भर जारी रहेंगी और कम्युनल अवार्ड हो या फिर करारदाद पाकिस्तान हो, क्रिप्स मिशन की तजावीज़ हों या फिर हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक हो, इसके अलावा वजारती मिशन की तजावीज़ हों या फिर 3 जून 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन प्लान हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो, ये सारे वो कारनामे हैं। वो एक बड़े चैलेंजेस थे जो पहाड़ की तरह खड़े हुए थे, जिनको अबूर करते हुए ये आज़ादी दिलाई है कायदे आज़म ने। और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी मारज़ वजूद में आया। तो आज दोहरी खुशी है कायदे आज़म की पैदाइश की भी, और नेशनल हॉलीडे भी है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर हैं, छोटे बड़े गांव देहात हैं, जहां जहां मसीह बरादरी है, वो सेलिब्रेशंस भी कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कायदे आज़म की पैदाइश की मुनासबत से एक पैकेज देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है तेरा एहसान। तो हम अपने नुमाइंदगान की जानिब चलते हैं। हमारे साथ औरंगज़ेब जब्बार मौजूद हैं इस वक्त मज़ार कायद पर। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, और क्योंकि गार्ड्स की तब्दीली की एक तकरीब भी की जाती है, उसके हवाले से भी हम जानते हैं। तो औरंगज़ेब जब्बार, आप मज़ार कायद पर मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कीजिए, किस तरह की तैयारियाँ आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज बाबा कौम का जो यौम पैदाइश है वो जो है वो रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है वो मज़ार कायद पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो ये देखा जा रहा है कि आज सुबह जो है गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है। और इस तकरीब के बाद ये देखा जाएगा कि वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और उनके अलावा दीगर सियासी शख्सियात के अलावा अस्करी जो पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं, उनके सरबराहान भी जो है वो मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अभी जो है वो वीआईपी मूवमेंट की वजह से मज़ार कायद के अंदर का जो दाखिला है वो ममनू किया हुआ है। और अभी कुछ देर में जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला सिंध के साथ साथ जो है वो दीगर सियासी शख्सियात जो है वो मज़ार पर हाज़िरी देंगी, फूलों की चादर चढ़ाएंगे और फातिहा ख्वानी भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब जब्बार हमें बता रहे थे आज बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। इस मुनासबत से आज गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी जारी है और इस हवाले से अहम शख्सियात की आमद भी होगी, फूलों के गुलदस्ते रखे जाएंगे, फातिहा ख़्वानी की जाएगी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जाएंगी, क्योंकि आज जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है और उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी काविशें हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमें ये आज़ाद मुल्क नसीब हो सका है। बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब जब्बार मेरे साथ मौजूद थे। तकरीबात के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ज़रा बात हो जाए मसीह बरादरी के त्यौहार की। क्रिसमस का त्यौहार आज मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघर हों, मसीही अफराद हों, उनके घरों और मोहल्लों में खुसूसी तौर पर जो क्रिसमस ट्री हैं इशाल, वो तवज्जो का मरकज़ होते हैं, उन्हें भरपूर तरीके से सजाया जाता है। पूरा पाकिस्तान, कराची से खैबर, गिलगित तक गवादर, मसीही बरादरी क्रिसमस के रंग में रंग गई है। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और दुआया तकरीबात में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती की दुआएं भी मांगी जाती हैं। तो हम क्यों ना हमारे नुमाइंदगान जो बाहर मौजूद हैं, हमारे एक नुमाइंदा ज़ुहैब कासमी इस वक्त लाहौर से हमें बता रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारियां कैसी चल रही हैं, तो हम उन्हीं से जान लेते हैं। ज़ुहैब, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर के कैथेड्रल चर्च में। ये माल रोड पर वाक़या है। यहाँ पर इस वक्त दुआया तकारीब जो है वो जारी हैं। इस वक्त डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन जो है वो दुआया तकरीबात में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दुआ का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त क्रिश्चियन बरादरी, जो क्रिश्चियन मसीह दोस्त हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर दुआया तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तमाम इसके अलावा भी दीगर लाहौर के जो चर्चेज हैं वहाँ पर भी दुआया तकारीब का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज क्रिसमस का जो त्यौहार है
वो जो मसीह बरादरी है वो भरपूर जोश और जज्बे से मना रही है। सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त जो है वो दुआया तकारीब जो है वो लाहौर के तमाम जो दीगर चर्चेज हैं वहाँ पर भी की जाती हैं। और दुआया तकारीब में न सिर्फ जो है पाकिस्तान में अमन सलामती और भाईचारे और जो पाकिस्तान की तरक्की की दुआएं जो है वो की जाती हैं। ताहम इस वक्त कैथेड्रल चर्च में डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन जो है वो दुआया तकारीब में दुआ करवा रहे हैं। और दुआया तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में मसीह बरादरी जो है वो चर्च में इस वक्त मौजूद है और फैमिलीज जो है वो उनके आने का सिलसिला जारी है। ठीक है, ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब। और अच्छा ज़ोहेब से हम जरा सिक्योरिटी की भी सूरत हाल जान लेते हैं। एक तो ये बताएगा कि लाहौर में ज़ोहेब कितने कुल चर्च हैं, सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, इंतज़ामात कितने तसल्ली बख्श देख रहे हैं आप इन तमाम चर्चेज़ के अंदर? जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो लाहौर के गुज़िश्ता रोज़ भी जो वज़ीरा पंजाब है मरीम नवाज़ उनकी जनब से ये अहकामात जारी किए गए थे। लाहौर के तमाम जितने भी चर्चेज़ हैं, जितने भी गली मोहल्लों में छोटे चर्चेज़ भी हैं, जो मरकज़ी चर्च है जिसमें कैथेड्रल चर्च है, जिसमें कैथेड्रल चर्च है जो माल रोड पर वाक़ है, और दीगर जो चर्चेज़ हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो IG पंजाब को हदायत जारी की गई थी कि सख्त से सख्त की जाए और अच्छी से अच्छी और मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। और इस वक्त भी इस चर्च में दाखिल होने के लिए जो बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो न सिर्फ मेन मरकजी दरवाजों पर खड़े हैं बल्कि अमारात के ऊपर मैं देख सकता हूँ स्नाइपर्स भी तैनात हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम हैं। ज़ोहेब काज़मी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे मौजूद हैं एहतशाम। आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस चर्च के बाहर मौजूद हैं? यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद मसीह बरादरी की आ रही है आज क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर, और सिक्योरिटी इंतजामात, ये सारी सूरत हालें हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह कि सबको पता है आज 25 दिसंबर है और आज एक अहम दिन है मसीही हमारे जो भाई हैं उनके लिए, और वो आज का त्यौहार जो है पूरे जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G7 यहाँ पर जो गिरजाघर है वहाँ पर मौजूद हूँ, और ये चर्च में बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जो है वो आ रहे हैं। और ये चूँकि एक अहम मौका है तो हमारी तरफ से भी और जो एक न्यूज़ टीम है इस्लामाबाद की तरफ से तमाम तर जो हमारे मसीही भाई हैं उनको आज के दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद। और अच्छा एहतशाम, ये भी बताइएगा, एक केक कटिंग सेरेमनी रखी जाती है इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ एहतशाम क्या आप सुन पा रहे हैं, पर भी बिल्कुल उनको सजा दिया गया है। और चूंकि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में तमाम तर तकरीबात का आगाज जो है वो हो गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है वो चर्चेज की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है वो बड़े खुश हैं अपने अहबाब के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो यहाँ का रुख कर चुके हैं। और चूंकि ना सिर्फ यहाँ तक महदूद है बल्कि जितने भी जो स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया में तमाम तर गलियों को जो है वो सजा दिया गया है। यहाँ पर जैसे ये दुआई तकरीबात का सिलसिला आज हो चुका है तो इसके साथ साथ जो है वो एक नया आगाज हो जाएगा। जब वो घरों की तरफ जाएंगे तो फिर जो है वो दुआई तकरीबात के साथ साथ गिफ्ट जो है वो तकसीम की जाएंगी, एक दूसरे के घरों की तरफ जो है वो चला जाएगा और वहाँ पर जो है वो केक सेरेमनी का भी है जो वे आगाज किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया एहतशाम, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ोहेब काज़मी एहतशाम हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले औरंगज़ेब जब्बार हमारे साथ अभी मौजूद थे। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं कि इस वक्त क्रिसमस जो है वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ मसीही बरादरी मना रही है, गली मोहल्लों को भी सजा दिया गया है, चर्चेज़ में एक खसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है और केक कटिंग सेरेमनी रखी जाती है। और तमाम जो मसीही बरादरी है वो पहले तो चर्च जाते हैं, इसकी इबादत जो होती हैं वो खसूसी इबादत करते हैं, और उसके बाद फिर केक कटिंग सेरेमनी, एक दूसरे से मिलना जुलना, और इसी तरह से खुशियों के रंग जो हैं वो दोबाला हो जाते हैं। तो हम लोग जो है वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या मतलब होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और कायद आज़म का आज यौम विलादत भी है, तो इस मुनासबत से फ़ात काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ात भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो मौका है ये बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। वैसे तो हम पूरा साल भूल जाते हैं कायद आज़म के अफ़कार को, उनकी कही हुई बातों को, उनकी तालीमात को, लेकिन आज कम अज़ कम एक मौका मिल जाता है। इसी बहाने से शायद हम एहसास कर पाएँ कि इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या था, और यूथ के लिए जो उन्होंने पैगामात छोड़े हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। देखें, सबसे पहले तो जैसे दो चीज़ें आपने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर शेयर की। हमारी जो क्रिश्चियन हमारी नेशन है वो माशाल्लाह क्रिसमस मना रही है, पाकिस्तान के अंदर भी कायद आज़म डे भी है। मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब करके ज़रा बात का आगाज़ करना चाहूँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फेमस स्पीच है 11 अगस्त की,
और कायदे आज़म ने उसमें कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस। यानी हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो शख्स जिस दीन को भी फॉलो करता है वो ज़ाती तौर पर उस दीन को फॉलो करने में उसको आज़ादी होनी चाहिए। अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हों। अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल होने चाहिए। और यही वो स्पिरिट थी जो मीसाके मदीना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, ही साइंड अ ट्रीटी विद द जूइश कम्युनिटी ऑफ मदीना। उन्होंने जूइश कम्युनिटी के साथ एक ट्रीटी किया और उस ट्रीटी की भी यही स्पिरिट थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से जो इबादात हैं उनमें करने में वो आज़ाद होंगे। तो कायदे आज़म डे के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर मुसलमानों को, हमें पाकिस्तानियों को जो पहली स्पिरिट कल्टीवेट करनी है वो ये है इत्तेहाद, भाईचारा। बिल्कुल सही। आई मे बी डिफरेंट रिलीजियसली, मैं अपने मज़हब को फॉलो कर रहा हूँ, कोई दीगर अक़लियतें अपने, लेकिन मैंने एक ऐसा पाकिस्तान, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें तमाम लोगों को मैं वो चॉइस, वो फ्रीडम दे सकूं। तो आपको लगता है कि कायदे आज़म ने जो सोच लेकर पाकिस्तान बनाया था, जो नज़रिया उनका था, आज अब देखते हैं कि अक़लियतों को वही मकाम, वही अथॉरिटी, वही फ्रीडम मिल रही है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। और यही तो एक अलमिया है, ट्रेजेडी है कि मेरा दीन इस्लाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हीं के ग़ुलाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक ऐसी रियासत की बात कर रहे हैं जिसमें हमने सबको साथ लेके चलना है। और बैसियत मुसलमान, बैसियत पाकिस्तानी, कायदे आज़म का सबसे बड़ा वर्सा यही है, टॉलरेंट पाकिस्तान, कंपैशनेट पाकिस्तान। क्या वो कंपैशन, टॉलरेंस है? अगर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमें काम करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कायदे आज़म ऑलवेज स्टूड फॉर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखें, कायदे आज़म ने जब आंख खोली तो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश कलोनियलिज्म था यहाँ पे जी। मगर उस फ्रेमवर्क में रहते हुए कायदे आज़म ने निगोशिएट किया। कायदे आज़म की पॉलिटिक्स एजिटेशनल पॉलिटिक्स नहीं थी। कायदे आज़म की पॉलिटिक्स जो थी वो निगोशिएशन वाली पॉलिटिक्स थी, कॉन्वर्जेशन वाली पॉलिटिक्स थी, डायलॉग वाली पॉलिटिक्स। बड़े सुरमाओं को, जिसमें इंडियंस भी थे, मतलब हिंदू भी थे उस वक्त, जो अंग्रेज थे, उनको कायल करना अपने दलाइल के साथ, ऑफ कोर्स कोई आसान काम तो नहीं था। और उनकी जो ये क्वालिटी थी कायल करने की, उसके तो वो खुद भी मोहतरफ थे। बिल्कुल। तो ये जैसे आप ये कायल करने की कैपेबिलिटी की बात करें, परसुएड करना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, आप चीज़ों को तोड़ दें, तकरीब के रास्ते पे जाएं, उसको आप इनकलाब भी कहते हैं, वो भी एक बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कौमों की ज़िंदगी में। मगर कायदे आज़म ने जब मुस्लिम लीग को वो हेड कर रहे थे, एजिटेशन नहीं, निगोशिएशन, उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर अपने लिए राह निकालना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अभी हम देखते हैं अगर हमारे लीडरान में, तो मुझे लगता है कि फुकदान है, वो तदब्बुर, वो सोच और जिस तरह का नज़रिया लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो काविशें और जिस तरह की मेहनत करके उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया, अब तो हमें प्लेट में रखा हुआ पाकिस्तान मिल गया, बस उसको चलाना था। तो क्या समझते हैं कि कहीं पर हिकमत अमली, तदब्बुर की कमी है हमारे आपके लीडरान में कि हम लोग उस तरीके से अब अपने लीडरान को देख नहीं पा रहे, उस मकाम पर नहीं है वो? कायदे आज़म बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। जो लीडरशिप कैपेबिलिटी खुदा ने उनको दी थी, अनफॉर्चुनेटली हम वैसे लीडर्स पैदा नहीं कर सके, ना पॉलिटिक्स में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में। ये लीडरशिप का फुकदान हमें हर लेवल पे नज़र आया है। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लियाकत अली ख़ान साहब ने कुछ अरसे तक वो सारा मामला हुआ, लेकिन उसके बाद जब आपकी शहादत होगी लियाकत अली ख़ान साहब की, और वो जो शुरू के 6-7 साल जो कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे, अगर कायद जैसा कोई लीडर होता, उस दर्जे का लीडर होता, तो शायद पाकिस्तान की समत ज़रा मुख्तलिफ होती। ये जो आपने फाद भाई ये बात की है कि देखो हम ऐसा लीडर पैदा नहीं कर सके, पैदा कर नहीं सके या पैदा होने नहीं दिया गया। अगर हो जाता तो शायद वो जो जिस चीज़ पे वो एक फोकस करते थे, बात कहीं और निकल जाएगी, सिविल सुप्रीमेसी की। नहीं, ऑफ कोर्स देखें, इसमें कोई हमें खौफ वाली बात नहीं है। सारे इदारे अपने अपने दायरा कार के अंदर अगर काम करें तो वो बैलेंस किया था। कायदे आज़म ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि हर बंदा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहे, जिसका जो काम है वो एब्सोल्युटली से सर अंजाम दे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी इतनी मुश्किल थी। जब पाकिस्तान बना तो नेहरू ने क्या कहा था कि ये तो शबनम के कतरे हैं, ये कुछ ही देर बाद वापस आ जाएंगे हमारे पास। उन्होंने इस दर्जे पर आपको मौत ईटन पाकिस्तान दिया
कि हमारे जितने रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए थे वो रिसोर्सेज भी हमें नहीं मिले, वो इंडिया को मिले, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रेडक्लिफ कमीशन अवार्ड जिस तरह से पार्टीशन की गई है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट्स हमें नहीं मिले। तो उन्होंने स्टार्ट में ही एक ऐसा, उनके नज़दीक एक ऐसा नॉन वाइबल प्रोजेक्ट है जो शायद चल ना सके। तो क्रेडिट टू पाकिस्तानीज कि नॉन वाइबल प्रोजेक्ट को इतना बड़ा कि आज वो मुसलमानों की 7वीं एटमी ताकत है, ये भी हमने ही किया है, ये भी पाकिस्तानियों ने किया है। तो जहाँ पर चीज़ें, जहाँ पर माइनसेस हैं वहाँ पे प्लसेस भी हैं। आइडियल सिनेरियो तो बहरहाल नहीं है। तो अगर कमिंग बैक टू द लार्जर डिबेट, कायदे आज़म स्टूड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमने जो मीसाक, जो दस्तूर बना लिया है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स, जो भी नाम आप उनको देना चाहें, वो उस मिसाक के ऊपर इकट्ठे हो जाएं फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानीज। ये कम से कम कायदे आज़म आज हमसे ज़रूर चाहते। कायदे आज़म बात करते थे मिसाके जमहूरियत की, अभी भी बहुत सारे लीडरान बात तो करते हैं। क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि कायदे आज़म के मंशूर पर चलते हुए भी कोई काम हो पाएगा? हमारे लीडरान में से कोई ऐसा लीडर है जो वो लीडरशिप दिखा पाए? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है, अब ये भी एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन शायद हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी कि हमारी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी वो डेमोक्रेसी नहीं है जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं और आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो फिर हमारी पार्टीज़ के अंदर भी तो इलेक्शंस होने चाहिए, हमारी पार्टीज़ के अंदर भी तो लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड हो। अगर हमारी पार्टीज़ भी एक मलूकाना सोच से, इंपीरियलिस्ट सोच से चल रही है, तो फिर मेरा ख्याल है वी आर फार फ्रॉम द कायद्स पाकिस्तान। वी हैव टू रीथिंक। अच्छा फाद भाई, बहुत से अफकार हैं कायदे आज़म के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ की प्रोडक्ट होती है उसका मैनुअल साथ आता है। तो कायदे आज़म ने चूँकि आज़ाद मुमलिकत हमें दिलवाई, पाकिस्तान बनाया, तो उन्होंने तरीका भी बताया कि इसको चलाना कैसे है। लेकिन अगर हम अपनी हर टेक्स्ट बुक के ऊपर देखें तो बचपन से हमने 3 अल्फाज को देखा है। वो 3 अल्फाज ही मेरे ख्याल में अगर उस पर हम अमल कर लें, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये निचोड़ है और यही हमारी कामयाबी का राज। और मेरे ख्याल में हम जो आज पीछे चले गए हैं या नाकामियों का शिकार हो रहे हैं, उन 3 उसूलों को, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को पीछे छोड़ जाने की वजह से हम। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि जो स्लोगन्स होते हैं वो एट टाइम्स ओवरऑल विजन को बता रहे हैं। बड़ी डेप्थ है इनमें बड़ी डेप्थ है। तो जब कायदे आज़म कह रहे हैं फेथ, इसका मतलब है ही डिड नॉट वांट अ सेकुलर कंट्री। एक ऐसी कंट्री चाह रहे हैं जहाँ पे इस्लाम, जहाँ पे ईमान, जहाँ पे फेथ की बात होगी। तो हमारे वो सेकुलर दोस्तों से भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे इख्तलाफ करते वक्त ये कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म डिड नॉट वांट अ सेकुलर पाकिस्तान, ही वांटेड अ टॉलरेंट इस्लामिक पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान, जो कि फेथ बेस्ड होगा। दो कौमी नजरिया, हाँ, 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी ऑफ कोर्स। ऑन रिकॉर्ड कायदे आज़म हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने बहुत कोट किया हुआ है, उन्होंने कुरान को बहुत कोट किया हुआ है। अब्दुल्ला यूसुफ अली, पिक्टाल, इनकी जो अंग्रेजी ट्रांसलेशंस थी वो कायदे आज़म के ज़ेरे मुतालिया रहती थी। तो जस्ट द फैक्ट कि ही वाज अ वेल ड्रेस्ड मैन, या वो टाई पहनते थे या वो हैट पहनते थे, दैट डिड नॉट मेक हिम लेस ऑफ अ मुस्लिम। जी जी जी, ये बात दोनों एक्सट्रीम्स को समझनी होगी। तो हमारे राइट विंग की एक्सट्रीम है, उसको भी समझनी पड़ेगी कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्लाम की बात कर रहे थे और वो मॉडर्न टॉलरेंट पाकिस्तान की बात कर रहे थे। सेकुलर दोस्तों को ये समझना पड़ेगा कि कायदे आज़म इस्लाम की बात कर रहे थे। तो जो मैनुअल की आप बात कर रहे हैं, मैनुअल तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट कर दिया था जी। उस मैनुअल को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, मेन स्ट्रीम करना, ये पाकिस्तान, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। और हमारे whether we like it or not, it was an ideological state. And we as Pakistanis, somehow we have failed कायदे आज़म big time. हम लोगों की ये बदकिस्मती है कि हमने कायदे आज़म जैसे बानी पाकिस्तान को भी हमने कॉन्स्पिरेंसी का शिकार कर दिया। हमने उनके ऊपर भी इतनी नुक्ताचीनी की है कि कहीं पर वो कुछ लोग उन्हें सही मानते और कुछ लोग उन्हें गलत मानते। हम अगर कायद के उन्हीं अफकार की बात कर ले जो लेकर अभी जुनेद ने जिनकी बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान अब जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान उन अफकार के तहत तो नहीं चल रहा, ना यूनिटी आपको नज़र आती है, ना ईमान, ना इत्तेहाद, इस वक्त हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो पाकिस्तान इस तरह से चल सकता है या आज कायदे आज़म होते तो पाकिस्तान का मकाम क्या होता, कहाँ खड़ा होता? देखिए, अगर कायदे आज़म होते तो वो एक प्रूडेंट, प्रेगमेटिक मुस्लिम पॉलिटिशियन होते। कायदे आज़म की फॉरेन पॉलिसी बड़ी फ़र्क होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी से। कायदे आज़म
डोमेस्टिक पॉलिसी कायदे आज़म की बड़ी फ़र्क होती जो आज कायदे आज़म के लिए हकीकतन पाकिस्तान फर्स्ट होता, उनकी ज़ात शायद पीछे होती। और कायदे आज़म की अगर आप बहुत से वाक़यात हैं, आज भी एक प्रोग्राम में हम शामिल थे, प्रोग्राम के अंदर तो बात हो रही थी कि उनका रियल ब्रदर उनसे मिलने आया और अपना कार्ड उन्होंने प्रेजेंट किया ADC को, अहमद अली जना उनका नाम था, और कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अहमद अली जना। कायदे आज़म ने वो कार्ड देखा, लाल बॉल पेन से इसको सर्कल किया और ADC को कहा कि इनको कहें कि नए कार्ड छपवाएं जिसमें ये ना लिखा हो कि ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर मैं देखूंगा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं या नहीं मिलना चाहता। यानी आज का मसला क्या है? क्या उसूल थे? आज का मसला क्या है? नेपोटिज्म, सिफारिश। मेरा भाई, आज हम बात करें कॉन्टैक्ट्स की, मेरे बड़े दूर-दराज के कोई जानने वाला हो, किसी रेफरेंस से हम जबरदस्ती उसके साथ, किसी डिप्टी कमिश्नर का कोई जानने वाला हो, किसी SHO का जानने वाला हो, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। कायदे आज़म एक टोन सेट कर रहे हैं, वो क्या है? सिस्टम्स बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। जात पीछे है, मेरे घर वाले पीछे हैं, मेरिटोक्रेसी, ये कायदे आज़म की स्पीचेस हैं इसके ऊपर। और अब तो हम फेवरेटिज्म का शिकार होकर रह गए हैं, इसलिए हमारा पाकिस्तान कहीं और खड़ा है। कोर्स हमारे पेटी इंटरेस्ट हैं, हमारे जाती मफादात हैं, जाती अगराज़ो मकासद हैं, जब तक वो पीछे नहीं होते तो आप पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि आज ही के दिन कम से कम हम ये अहद करें कि जो कायदे आज़म के अफकार थे, जिनकी कही हुई बातें थी, उस पर अमल कर लें, ताकि जो हम अपना खोया हुआ मुकाम है कम से कम उसे हासिल कर सकें। बिल्कुल, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक। और एक बड़ा मसला है नाज़रीन जिस पे हम बात करेंगे, आए रोज़ करते ही रहते हैं, वो है इंटरनेट की बंदिश का, सुस्त रवि का मामला, जिस पे गाहे बगाए चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इजहार ख्याल किया और उन्हें अफसोस का इजहार किया कि अफसोस है 70 साल के जो बाबू बैठकर बजट बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग सियासतदान बजट मंजूर करा लेते हैं। मोटरवेज और ट्रेनें हमारे दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौजवान नस्ल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड है, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। बिल्कुल जी, वो कहते हैं PSDP देखें, मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है वो पहले उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। साथ कहना पड़ रहा है, आप अगर वफाकी बजट उठा के देखें, PSDP उठा के देखें, तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए कि 70 साल के बाबू बैठ के आपके बजट बनाते हैं, उससे भी ज्यादा बुजुर्ग सियासतदान शोर मोर करके बजट से नेशनल असेंबली से पास करवाते हैं और आगे चले जाते हैं। अगर हमें अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करना है तो इंपोर्टेड एनर्जी को छोड़ के हमारा डोमेस्टिक एनर्जी को इस्तेमाल, थर से लेके सोलर से लेके विंड से लेके इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू तो आपने सुन लिया है। ये हकीकत भी है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से परेशान सारिफिन के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अभी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान को जदीद और तेज़ तरीन इंटरनेट केबल से मुंसलिक किया जा रहा है, और मुल्क भर में अब इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बढ़ाने के लिए 2 अफ्रीका केबल की फिजिकल कनेक्टिविटी हो रही है, और ये खुशाइंद है। अगर ये वाकई में हो रहा है तो एक अच्छी और बड़ी खबर है। उम्मीद कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। दावेवादी तो पहले भी बहुत होते रहे हैं कि IT के लिए, IT इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर हमने देखा कि उसका उलट हो गया। इंटरनेट जो कि एक बेसिक नीड है, वो ही उसका जरिया ही हमसे छीन लिया गया, उसके अंदर खलल और तातुल का सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन ये मंसूबा कितना कारगर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए तफसीलन हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे अहमद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, कितना हम दुनिया से पीछे जाते जा रहे हैं, और ये जो मंसूबा है अफ्रीका के साथ ये केबल की कनेक्टिविटी का, इससे कितनी बेहतरी आ सकती है? देखें, अगर तो ये पहला क्वेश्चन ये है ना कि कितना पीछे जा रहे हैं, एक्चुअली पीछे हम टेक्नोलॉजी में कभी भी नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं, पॉलिसी की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखें, दैट इज द $1 billion, $1 million जिनकी बात की जाती है ना। अब अगर एक प्रोजेक्ट है जिसने ऑनलाइन काम करना है, वही काम नहीं कर पाएगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात करें इस अफ्रीका 2 केबल की, तो ये कनेक्टिविटी ट्रांसवर्ल्ड के स्टेशन तक पहुंच चुकी हुई है, और उसको वो कह ये रहे हैं कि क्वार्टर 2025 में सब लोगों तक पहुंच जाएगी। और ये तकरीबन 46 कंट्रीज़ हैं जो आपस में इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो इस केबल के थ्रू जोड़ रहे हैं आपस में। और
तकरीबन 33 लोकेशंस और ये सारा कुछ हो रहा है, सॉरी 46 लोकेशन एंड 33 कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अहमद भाई, इस बात की क्या गारंटी है? पहली हमारी केबल को शार्क आए रोज काट के चली जाती है, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो केबल 2 अफ्रीका है इसको शार्क नुकसान नहीं पहुंचाएगी? एक्चुअली शार्क के पास बहुत वेला टाइम है हमारे साथ। और वो भी ढूंढ के पाकिस्तान वाली लाइन को ही काट बनाती है। देखें ये सबको पता है कि क्या चल रहा है, पहले चीज़ें हिडन होती थी, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, और आपके प्रोग्राम से भी यही करता हूँ कि जी नॉलेज खुद लें। जैसे वीपीएन का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, वीपीएन के थ्रू इंटरनेट स्लो नहीं होता, एक इंडिविजुअल लेवल पे तो हो सकता है। ये मैं आपको एज ए नेटवर्क आर्किटेक्ट बता रहा हूँ कि वीपीएन के थ्रू इंटरनेट कभी स्लो नहीं होता। तो वीपीएन से क्या होता है? एप्स की कनेक्टिविटी रुक जाती है, एप्स नहीं बेसिकली जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट करते हैं ना, देखें होता ये है कि वो एक पैकेट के अंदर आपका चीज़ रखता है और उसको बताता है, इंटरनेट को ये धोखा देता है कि आप किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, ताकि वो उस कंट्री को रिप्लाई करता है, उसके थ्रू आपके पास रिप्लाई आ रहा होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो मुझे स्लो मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ और हुई थी पिछले दिनों, अगर आप लोगों ने देखा, जिससे इंटरनेट स्लो हो गया था बहुत सारे लोगों का। फेसबुक नहीं चल रहा था, यानी मेटा की सर्विसेज नहीं चल रही थी, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज में इशू आया था, जिसमें फ्रीलांसिंग को भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था अचानक से। तो मैं नॉर्मली एक चीज़ कहता हूँ कि जी सारी वेबसाइट्स पे एक चीज़ कॉमन थी, वो थी एफ का वर्ड। अच्छा, जब आपने पॉलिसीज बनानी होती है ना, तो इसके लिए प्रॉपर पेपर निकाले जाते हैं, जिनको व्हाइट पेपर्स कहते हैं, जिनके अंदर बताया जाता है कि जी हम ये कंटेंट मैनेजमेंट करने लगे हैं, इसके अंदर ये चीजें हम ब्लॉक करेंगे, या इन टाइम फ्रेम भी होता है ना, टाइम फ्रेम दिया जाता है, फौरन वो नहीं। अच्छा, अगर तो आपने आसान हल करना है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट की जगह लिख देंगे ब्लॉक या लिमिटाइज दिस www.f***.com। और इसका तो नुकसान हुआ, लेकिन अगर अभी जो मंसूबा नया शुरू गया है 24 टेराबाइट्स का कहा जा रहा है कि उसमें आप 24 टेराबाइट्स बैंड आपको दिया जाएगा, कितना उससे फायदा होगा फ्रीलांसर्स को काम करने में, और इंटरनेट की रफ्तार कितनी बेहतर हो जाएगी, और क्या इस मंसूबे की मतलब देर पा होने के क्या चांसेस हैं, कितना ये चल सकता जब है? कोई भी चीज़, क्योंकि ग्राउंड की चीज़ है, तो वो देर पा ही है। ये पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से, बेसिकली सऊदी अरब पहले कनेक्टिव, अभी ये ट्रांसवर्ल्ड का जो स्टेशन इन्होंने हॉक्स बे पे लगाया हुआ है ना, वहां तक केबल पहुंच गई है। और ये टोटल अफ्रीका 2 जो आप अफ्रीका 2 की बात कर रहा हूँ, और टोटल 180 टेराबाइट्स इसने पूरी तमाम कंट्रीज को देना है, जिसमें से 24 टेराबाइट पाकिस्तान के लिए स्पीड अप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी तक थोड़ा सा अगर आसान लफ्जों में हमारे नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान 198 में से 198वें नंबर पर है, तो इस केबल के ऑपरेशनल होने के बाद क्या हम टॉप 10 या टॉप 20 में आ सकेंगे? हमारी स्पीड इतनी बेहतर होगी? एक्चुअली अगेन बात वही है, स्पीड कम नहीं है हमारी, स्टिल कम नहीं है। बात यह कि पॉलिसीज हमें उस लेवल पे बनानी पड़ेंगी, यानी अगर आप एक वेबसाइट को ब्लॉक कर, हम तो देखते हैं स्पीड के अंदर तो एक छोटी सी तस्वीर डाउनलोड करना यहाँ पे चैलेंज बन जाता है। हमें 4G की बजाय अभी हमारी 8 टेराबाइट से अभी हमारी स्पीड लिमिट, मतलब बात ये है बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए बात पता है क्या, हम 5G तक पहुंच जाएंगे, 5G से ऊपर की, हम तो 4G भी नहीं अभी दस्तयाब हमें। आप जो कह रहे हैं ना इंटरनेट स्लो नहीं है, हमें हमारा स्लो है। वो पता है किन वेबसाइट्स पे स्लो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, जब आप कंटेंट को स्लो करते हैं ना, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वो पॉलिसीज होती हैं वर्ड बेस्ड, कि जी ये वर्ड आए तो जी इसको ब्लॉक कर दें, इसको रोक दें, ये वाला इक्विपमेंट नहीं, चीज़ नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप आसान हल पे चले जाएं, तो आप क्या करते हैं, आप एफ से शुरू होने वाली सारी वेबसाइट्स को आपने लिमिटाइज कर दिया। आपकी फेसबुक भी एफ से शुरू हो रही है, आपकी फ्रीलांसर्स भी एफ से शुरू हो रही है, इवन फूड पांडा भी एफ से शुरू हो रही है। इन्हीं की सर्विसेज आपको असल में नहीं मिल रही ना। हाँ, अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करें जाके, तो वो फौरन आपको और MBPS पर डाउनलोड। मैं यही आपसे यहाँ पर चाहूंगी कि क्योंकि ऑलरेडी हम 8 टेराबाइट्स यूज कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को दस्तयाब है। 24 टेराबाइट्स का हमें दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो हमें 24 ज्यादा हो जाएगी एक्चुअली, जो उसी के अंदर बिल्कुल मतलब अब मजीद अब 24 मतलब हमें इसमें टेराबाइट्स ऐड होने जा रहे हैं, जो कि हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। जिन ऐप्स की आप बात कर रहे हैं कि ऐप्स लिमिटेड हो गए हैं, उनको आप उस तरह से यूज नहीं कर सकते, वो ओवरऑल है। ओवरऑल आप मूवी भी इवन डाउनलोड करने बैठ जाए, कोई चीज आप पिक्चर्स, आपको मैसेज आ गया आपको, आप वो नहीं डाउनलोड हो सकता। किस पे? मैं अगेन वही मेरा क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप इज फ्रॉम किसकी प्रोडक्ट है वो? फेसबुक की। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप। तो ये इंटरनेट मेटा लेकर आ रहा है, और स्पीड, ये बहुत सारी कंपनीज है, इसमें वोडाफोन भी है, मेटा भी है, डू भी है, तो वो सब मिलके, और वो ट्रांसवर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ से उसका एक पार्ट है।
तो वो बहुत सारी कंपनीज मिलके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगी। तो अब जितनी भी अभी आपने जो बात की ना कि कितनी देर पा होगी चीज़, तो आगे 5G और 5G से आगे जब नेक्स्ट 7G वगैरह ने आना है तो वो फिजिकल फॉर्म में आना है। जब फिजिकल फॉर्म में चीज़ें होंगी, क्यों, अच्छा सबसे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है 5G पे हम जाएं क्यों, क्योंकि आगे आने वाले दौर में हमारे पास डिवाइसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, तमाम स्मार्ट डिवाइसेस ऐड हो रही हैं जिन्होंने रियल टाइम डेटा भेजना चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जो रियल टाइम डेटा जा रहा होगा तो एवरीवन इज कनेक्टेड। आपका डेटा, जैसे अभी हम हेल्थ केयर की एक बात कर रहे थे इससे पहले, तो हेल्थ केयर का डेटा लाइव जा रहा है। अब सपोज कर लेते हैं, मैं मज़ाहतन एक बात नॉर्मली अपने सेशंस में भी करता होता हूँ कि जी सपोज कर लें कि आपके पास ना किसी का वाइटल साइंस जा रहे हैं लाइव, अचानक से सीधी लाइन आनी शुरू हो जाए, सारे दौड़ें लग जाएंगी, पता नहीं क्या हो गया, और घर जाके देखें तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हुआ, तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट होंगे। तो हम आगे चल के एलॉन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर दे पाएंगी ये तमाम कंपनीज मिलके जो इंटरनेट बना रही हैं? अच्छा नहीं, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है वो यानी खला के साथ सारा कुछ, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू, जी हाँ, सैटेलाइट के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, वो वायरलेस कनेक्टिविटी है। ऑब्वियसली उसकी तो हमें तो वैसे भी लगता है अहमद भाई कि हम चांद पे हैं, हमें वैसे भी जमीन पर रहने का तो तस्वुर ही खत्म हो गया, हमें नहीं लगता हम तो ऑलरेडी खला में ही हैं। एग्जैक्टली, हम तो नहीं, हम मार्स पे हैं, खला में, ठीक है ना जी। सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, देखें बात पता है क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। ये हमें ना वैसे भी एक एज ए कॉम भी हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम फौरन एक चीज पकड़ते हैं, उसमें सिर्फ एक वर्ड उठाते हैं, इंटरनेट, अच्छा ये यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत फर्क है। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें चीजों को समझना चाहिए, समझेंगे तो हमें चीजें और खुल के नजर आएंगी, फिर हम लोगों से फिर डरेंगे भी नहीं है। हम चीज़ों को कैसे समझें, आप हमें बताएं। हम किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के, तो फ़ौरन से पहले हमारे फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कोई मसाइल पेश नहीं आते हैं। हम यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में वापस लैंड करते हैं तो हमारा अपना ही इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हम किस तरह से रिलेट ना करें कि वहाँ पर ये चीज़ें, ये सहूलियात दस्तयाब हैं और हमारे यहाँ क्या मसाइल। अब इसमें भी एक छोटी सी मदद है, अगर आप लोग रिसेंटली दुबई वगैरह गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने ई पासपोर्ट वाला सिस्टम किया हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई इमिग्रेशन। आप सिर्फ जाते हैं, वो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपका चेहरा देखते हैं, स्कैन करते हैं, जस्ट पास आउट, आप बाहर निकल जाते हैं विद इन जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगता होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वो वाले वेब कैम्स चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि हम चीज़ों में वहीं खड़े हुए हैं, चीज़ें हमारे पास दस्तयाब हैं, हमें यूज़ करनी नहीं आ रही, हम पॉलिसी मेकिंग में बहुत पीछे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो एक मूव है ये बेटरमेंट के लिए है और इसका फायदा होगा सिर्फ आईटी सेक्टर को बल्कि इकोनॉमी के लिए भी? इकोनॉमिकल ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। यानी फायरवॉल वाला मामला तो नहीं होगा अभी, क्योंकि फायरवॉल लगाने के भी मामला इसी तरह से किए गए और फिर किसी को लूप में नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं बताया गया, कोई मुशावरत नहीं थी, और उसके बाद एकदम से फायरवॉल की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ और हम लोग सारे उन मसाइल से दो चार। फ्रीलांसर जो कि हमारे यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ बटा रहे हैं, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से 2030 में $13 ट्रिलियन का बिजनेस आना मार्केट के अंदर, $13 ट्रिलियन। अब उसमें से आप पाकिस्तान में कितना लेके आते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना बेहतर कर लेते हैं, उससे पहले ये तो अब हमारी चॉइस है, उस पर पॉलिसी हमने कितनी आसान बना लेते हैं, ये हमारी चॉइस है। अगर तो हम इसी तरह करते रहेंगे, वो जो आप जिस तरह फायरवॉल की बात की, खैर उस पर भी मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि नहीं, उसकी वजह से इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता, पॉलिसीज की वजह से बंद होता। तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। तो फिर हमें पॉलिसी मेकर्स जो बदलने की बहुत अच्छे लाने की जरूरत, जिनको टेक्नोलॉजी का पता हो। थैंक यू सो मच, मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि ये जो टू अफ्रीका केबल बिछाई जा रही है ये इसके नताइज बेहतर हों और जो सुस्त रवि है इसका खात्मा हो सके, ना सिर्फ एक आम यूज़र बल्कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनका काम इससे मुतासर ना हो और मुल्क की इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। आगे बढ़ते नाज़रीन, बात हो जाए कुछ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड की। नामवर अदाकार मूसा रज़ा अलमारूफ संतोष कुमार, जिनको मदाह जानते हैं, उनकी 99वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बिल्कुल जी, संतोष कुमार ने जहां अपने फिल्मी करियर को बेहतरीन परफॉर्मेंस से लाजवाल बनाया है, वहीं पर उन्होंने अपने लबो लहजे, रख रखाव, तहजीब और अखलाक से भी लोगों को अपना गिरवेदा बनाया है। तो इन जैसा अरूज बहुत कम अदाकारों को नसीब होता है। 1950 तक उन्होंने 1982 में फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, तो क्यों ना उनकी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट देख लें उनके फ़नी करियर पर। और अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे अहम दीगर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी कुछ हम बात कर लें हैवी से मुतल्लिक। तो आप जानती हैं इशाल के हैवी का मतलब क्या होता है? हैवी मतलब भारी, भारी भरकम। नहीं, हैवी का मतलब आप वो जो जिस टर्म में इस्तेमाल किया जाता है कि ये हैवी सीन है, तो उस टर्म से आप वाकिफ़ हैं? हैवी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, भारी, लाइक बहुत हैवी हो गया है। हाँ, एक तो वो हैवी होता है ना, वजनी वाला, लेकिन उमूमी तौर पे किसी को कूल बोलना हो या किसी को बहुत ही ज़बरदस्त कहना हो तो हैवी सीन से तशबीह दी जाती है। और जैसे कि कराची के खानों के बारे में कहा जाता है कि जी बहुत हैवी सीन है कराची के खानों का, तो इसी तरह से एक हैवी ऑफ़र लेकर आया है टेलीनॉर। और वो ऑफ़र ये है कि अब आपको जो विंटर ऑफ़र है उसके अंदर 2000 के बजाय वो पैकेज मिलेगा 1300 रुपये में, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 300 GB डाटा होगा और लातादाद मिनट्स होंगे। तो ये हैवी सीन है यार, हैवी सीन हो चुका है टेलीनॉर की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि इस विंटर सीजन के अंदर इस हैवी ऑफ़र को आप यूटिलाइज़ करेंगे और उससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और हम टेलीनॉर हैवी है, हम अब इस हैवी सीन को लेकर आगे चलते हैं और कुछ दीगर इश्यूज हैं हमारे, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जनाब जी हाँ, लेजेंडरी अदाकार हैं मुनव्वर ज़रीफ, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी बात करते हैं। बहुत से जो मज़ाहिया उनकी फ़िल्में हैं, जो उनके खाके हैं, वो आज भी देखने वाले उससे महसूस होते हैं। शहंशाह ज़राफ़त का खिताब उन्हें ऐसे नहीं दिया था। अच्छा, शुक्र है आपने शहंशाह ज़राफ़ा नहीं कह दिया, मैं समझी शहंशाह ज़राफ़ा कह लें। शहंशाह ज़राफ़त का उन्हें नाम दिया गया और ये नाम पाने वाले मुनव्वर ज़रीफ का आज 84वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर जो मुस्कुराहट बखेरने वाले मुनव्वर ज़रीफ हैं, उन्होंने 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला में आंख खोली और उन्होंने 20 साल करियर में 325 फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं उन पे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खेलों की बात कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च तक जारी रहेगी। जो इंतजार था वो बिलाखिर खत्म हुआ है। और लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी और दुबई में ये मैचेस होंगे और तमाम ही मैचेस डे एंड नाइट होंगे। जबकि आपके इल्म है कि जो न्यूट्रल वेन्यू चुना गया है भारत की तरफ से जिद करने के बाद, तो अपने तमाम मैचेस भारत जो है वो उस न्यूट्रल वेन्यू। मैं नहीं समझती कि भारत की जिद जो है वो मानी गई है। मुझे ये लगता है कि बात तो पाकिस्तान की मानी गई है, लेकिन अब अपनी हिफ़्फ़त मटाने के लिए भारत ने इसको नाम दे दिया गया न्यूट्रल वेन्यू का, जबकि ये हाइब्रिड वेन्यू ही है, हाइब्रिड मॉडल ही है। लेकिन चलें, भारत को हम उसका दिल रखते हैं, खुश करते हैं उसे, तो हम न्यूट्रल वेन्यू का नाम दे देते हैं। तो इस पे बात करें अगर हम, तो बहुत सारे मैचेस जो हैं वो दुबई, कराची और लाहौर में होंगे। इस्लामाबाद में भी मैचेस रखे गए हैं। और जो पहला मैच है ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जो हैं इनको 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है। मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, तफसीलन बात करते हैं। हमारे सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके शेड्यूल का ऐलान तो हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शेड्यूल है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च तक जारी रहेगी। बिल्कुल जी। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में होंगे, कराची में होंगे, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। तो तमाम मैचेस डे एंड नाइट के होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम तर तफसीलात हम जो बात है इनके ऊपर वो बात करेंगे। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जो टीमें हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हम आपसे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, उसकी तैयारियों की। शेड्यूल भी आ चुका है जिसका शिद्दत से इंतजार था। बिल्कुल जी। और हमाद भाई भी हमारे साथ हैं। हमाद भाई भी हमारे साथ हैं। हमाद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बताइएगा कैसे मैचेस होने जा रहे हैं, कौन कौन सी जो टीम है वो टफ टाइम देने वाली है, और साथ में फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके लिए स्क्वाड भी हो चुका है ऐलान। थैंक यू वेरी मच जुनैद एंड निशाल। सबसे पहले पूरी कौम को बाबा कौम का यौम पैदाइश जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ साथ हमारे क्रिसमस मसीही बरादरी को भी हम आज के दिन की मुबारकबाद देते हैं। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली पाकिस्तान में होने जा रही है और आईसीसी, जैसा हम हमेशा कहते हैं, आईसीसी को इस पे एक फैसला लेना चाहिए था और आईसीसी का फैसला वही हुआ कि वो भारत को जब हम बात करें, सुबकी का सामना जरूर करना पड़ा। वो जो मर्जी कहते रहे, उनकी बात नहीं मानी गई। पाकिस्तान जो अपने स्टांस पे था कि जी पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान ही इसको होस्ट करेगा, हम किसी और मुल्क को अपनी मेजबानी को नहीं देंगे, और आईसीसी ने पाकिस्तान की बात रखी। हाँ ठीक है, इंडिया पाकिस्तान आने से इनकार किया,
तो उसके मुकाबले में फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे 2031 तक, क्योंकि 3 साल में इंडिया में 3 मेजर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो इंडिया को भी, जब इंडिया होस्ट होगा तो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यूज पे मैच, वो बराबरी की बुनियाद पे सारे फैसले हुए हैं, तो पाकिस्तान की बात रखी गई। और फिर जब हम बात करें कि जब वेन्यूज कौन से हैं, तो जनाब 4-4 मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर और दुबई में खेले जाएंगे, जबकि 3-3 मैचेस रावलपिंडी और नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। कुल 8 टीमें हैं जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। पाकिस्तान ग्रुप ए, पाकिस्तान अलॉन्ग विद 8 राइवल्स इंडिया, देन न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश पाकिस्तान के ग्रुप की टीम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरा ग्रुप देख लिया जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। वो मुझे ज्यादा टफ इसलिए लग रहा है कि अफगानिस्तान अब एक फोर्स बन गया। अगर हम 3 टीमों को देख लें और एक हल्की टीम, तो अब हल्की टीम उस ग्रुप में कोई नहीं मुझे नजर आ रही। पाकिस्तान के ग्रुप में यस, बांग्लादेश कह सकते हैं कि आप वनडे में इतनी पोटेंट नहीं होगी अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन न्यूजीलैंड ऑन द डे दे कैन टर्न द टेबल। तो एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। सेमीफाइनल में किस टीम को जाता देख रहे हैं आप? देखिए, सेमीफाइनल का मजा तो तभी आएगा जब इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहुंचे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन सी टीम ज्यादा टफ टाइम दे सकती है? पाकिस्तान के ऊपर कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? और हमारी तैयारी आप क्या समझते हैं, किन प्लेयर्स के साथ हमें उतरना होगा, कौन से प्लेयर्स हमारे लिए सूदमंद साबित होंगे? देखिए, क्रिकेट चेंज हो गई है। पहले अगर हम 250 रन बोर्ड पे देखते थे, हम कहते थे चेजेबल है। अब बियॉन्ड 300 चला गया। अब बन रही है, बैटिंग फ्रेंडली है कि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो 300 बोर्ड पे लगा सके, फिर आप स्ट्रगल करेंगे। पाकिस्तान की टीम, यस, अभी साउथ अफ्रीका में हम 3 मैचेस की सीरीज क्लीन स्वीप किया, तो अच्छे, मैं कहूंगा कि साइन नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जेलिन हो गई है। और पूरा बैटिंग ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम जस्ट अब्दुल्ला शफीक, रेस्ट ऑफ द बैट्समैन सब ने डिलीवर किया, तो एक अच्छे साइन है पाकिस्तान के लिए। पहले हम हमेशा हैवीली रिलाई करते थे ऑन बाबर एंड रिजवान, लेकिन इसमें हमने देखा कि साइम अयूब और फिर सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, सारे बैटिंग ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर जो है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, सबने डिलीवर करके दिखाया। तो पाकिस्तान के अच्छे साइन। हाँ, पाकिस्तान का ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक एक वरिंग साइन है कि वो तीनों मैचेस में, हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी ओपनर लगातार तीनों मैचेस में 0 पे आउट। हाँ जी, और तो उसका फिर उनको और नतीजा भी भुगतना पड़ा है कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर से, और उनकी जगह मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। देखिए, जाहिर है ऐसा तो होना था। जब आप नहीं फॉर्म में है तो कब तक आपको मौका दिया जाए? तो जाहिर है पाकिस्तान को जो ऑप्शंस और अवेलेबल है उनको देखना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का एक ऑप्शन था, पाकिस्तान ने उसको यूटिलाइज किया। जहां तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज की बात है, अब तक 15 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में खेले गए, लेकिन पाकिस्तान का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने वहां पे जीते। 1998 में डरबन टेस्ट मैच, जहां मुश्ताक अहमद ने जबरदस्त बॉलिंग की और वकार यूनुस ने, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तो वहां पे डिलीवर कर ही नहीं पाया। और वहां पे पिचेस जो है वो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने का मतलब है कि आपको स्पिनर्स का रोल नहीं नजर आएगा। साउथ अफ्रीकन स्क्वाड देखें, पिच की कंडीशन जो सऊद शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें है कि मॉइस्चर बहुत है, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर होने का मतलब फास्ट बॉलर को। पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम में इंक्लूड किया, वजह ही कि उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के पास मीर हमजा, मैं उनको बैक करता हूं कि उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, लॉन्ग फॉर्मेट में कर ले, शॉर्टर में। साथ साथ खुर्रम शहजाद हैं, फिर अब्बास आफरीदी हैं और नसीम शाह। तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। स्पिनर की अगर मेरा नहीं ख्याल, तो हमारी बैटिंग लाइन हमेशा लड़खड़ा जाती है। हम देखते हैं कि हम सफर जो है वो बैटिंग लाइन की वजह से ही करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ बड़ी कमजोर उसमें नजर आती है। तो क्या समझते हैं आप कि कौन से प्लेयर्स को ओपनर के तौर पे, कौन से प्लेयर्स को जो है वो बैटिंग के लिए आप समझते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनको शामिल करना चाहिए टीम में? अभी देखिए, कैप्टन को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक डिलीवर नहीं करे तो शान मसूद ओपन भी करते हैं, तो उन्हें खुद ओपन करना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ नौजवानों की बात हो जाए। बिल्कुल जी, नौजवानों की बात करते हैं जो कि हालात से खासे तंग हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक हैरान कुन सर्वे आया है जो कि मेरे तो समझ से बाला तर है कि अफसोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवानों की जो अक्सरियत है वो मुल्क में ही रहना चाहती है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि 74% जो पाकिस्तानी हैं वो ये कहते हैं कि हमने मुल्क में रहकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना है, जबकि 26%
2% वो हैं जो बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए भी आमादा हैं, और मुल्क छोड़ने के लिए राज़ी जो हैं वो 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% तकरीबन दुबई, और कुछ ने तो बरतानिया को जो तकरीबन 9% है, कनाडा अमेरिका 5% है। ये एक अनोखा और दिलचस्प सर्वे सामने आया है, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपके मानने में आती है डॉक्टर साहब ये बात कि अक्सरियत मुल्क छोड़ने के हक में नहीं है? अगर ऐसा है, ये है तो बहुत खुशाइन, लेकिन हमने जितने भी आसपास के लोग देखे जो हाल माजी के सर्वे से, उसके अंदर तो अक्सरियत जाने के लिए बेताब थी। जी शुक्रिया। आपको याद होगा कि मैंने आपकी के एक प्रोग्राम में कहा था कि सर्वेज बाज़-औक़ात खास रायनमा बनाने के लिए खुसूसी तौर पे खास जगहों पर कंडक्ट किए जाते हैं। अभी जिस सर्वे की बात करें, ये ज्यादा बेहतर और करीब तरीन इसलिए है कि हमारे पास भी बेशुमार लोग मौजूद हैं और वो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। देखें, आपने अभी सर्वे में 2 ममालिक का नाम लिया, दोनों अरब कंट्रीज हैं कि कुछ लोग वहां पर 20% जाना चाहते हैं, कुछ वहां जाना चाहते हैं। अब अगर पहले इन 2 कंट्रीज को ले लें तो देख लें कि शख्सी आजादी किस मुल्क में ज्यादा है, मौके किस मुल्क में ज्यादा है, और आप अपनी मर्जी की जिंदगी किस मुल्क में जी सकते हैं। जवाब है पाकिस्तान। मैं चूंकि यहाँ पे इस तरह के मामला में कंसल्टेंसी भी देता हूं, मैं कई लोगों से पूछता हूं कि अगर आप $1000 के इक्वल रकम पाकिस्तान में कमाने के काबिल हो जाएं और किसी दूसरे मुल्क में भी इतने ही, तो आपका लाइफ स्टाइल कहां पर बेहतर होगा? और जब वो एक न्यूट्रल तजिया करते हैं तो वो पाकिस्तान में बेहतर होता है। $1000 की रकम में सऊदी अरब में, गल्फ में आप बहुत मजदूरों वाली जिंदगी जिएंगे, और $1000 तकरीबन $2.25 लाख रुपए पाकिस्तान में अगर आप कमाने के काबिल होते हैं तो एक बहुत अच्छी मजे की बाइज्जत जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर हम देखें ना इस सर्वे में भी, तो जो बासलाहियत लोग हैं, जो वसाइल रखने वाले लोग हैं, जिनके पास रुपया पैसा और आसाइशें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रेशो जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती है, और जो मजदूर तबका है वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तान में जिस मजदूर तबके की आपने बात की है, ये मेहनत कश तबका या मिडिल क्लास का तबका, जिन्हें पता है कि हम जिस मुल्क में भी मेहनत करेंगे कमा लेंगे। दूसरी तरफ आपने जिस दूसरे तबके की बात की है, उन्हें बाज़-औक़ात अपनी ब्लैक मनी को बचाने के लिए यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता टैक्स का निजाम जो है वो गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर कर रही है, यूं कह लें कि सख्त कर रही है, लोगों के ज़राए आमदनी की तफ्तीश हो रही है। तो इस वक्त अपने असासों को बचाने के लिए कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि वो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो यहाँ पर रहे। नहीं मैडम, अगर ऐसा होता तो फिर, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता वो बहुत पहले जा चुके होते। आप देख लें कि आपके पास जितने मर्जी पैसे, मैंने $1000 की बात की ना, अब मैं $10,000 की बात करता हूँ। $10,000 अगर आप अमेरिका में कमाते हो या बरतानिया में कमाते हो, आप जाती मुलाजिम नहीं रख सकते। और पाकिस्तान में कितने घरों में जाती मुलाजिम मौजूद है? आसाइशात जैसी कैसी पाकिस्तान में है। अगर आप $10,000 अमेरिका में कमाते हैं तो आपका जाती घर नहीं होगा। और पाकिस्तान में कितने मिडिल क्लास लोगों के पास जाती घर मौजूद है, उनकी गाड़ियां मॉर्गेज की हैं, घर मॉर्गेज किए हैं, बच्चे जो है वो बैंक से लोन लेके पढ़ रहे हैं, और तालीम हासिल करने के बाद वो सारी जिंदगी उस लोन को चुकाते रहेंगे। क्या पाकिस्तान में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? आंसर इज नो। तो जो वेस्ट को जन्नत अर्जी बनाकर पेश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। दर हकीकत पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो है, हमारा मुल्क रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अच्छा, ये जो एप्सोस सर्वे है डॉक्टर साहब, इसमें 74% वो लोग हैं जिनके नौजवानों का ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करना चाहिए, और 26% के लगभग ऐसे हैं जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। एक तो ये कि हकीकत से किस तरह से आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा करीब तर है, और इसमें कितने लोगों को सर्वे का हिस्सा बनाया गया ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता लग सके? अच्छा, ये कितने लोगों को सर्वे का हिस्सा बनाया गया, ये सर्वे वाले बताते ही नहीं है। हमें नहीं पता चलता कि कहां पर सर्वे किया गया, किन लोगों के साथ किया गया, वो जर्नल की रिपोर्ट दे देते हैं। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो बताता हूँ वो किस बुनियाद पर बताता हूँ कि मैं इन मामलात में चूंकि कंसल्टेंसी फराहम करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ तालीम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कौन सा मुल्क मेरे मुताबिक बेहतर रहेगा। जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, उनके सामने पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज वाजे करता हूं, तो उनमें से अक्सरियत कहती है फिर हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, ये चीजें तो हमारे सामने नहीं आई थी। तो वो लोग जिनके दिलों को बांध दिया गया, वो समझते हैं कि बाहर जाके मैं जैसी मर्जी जिंदगी जी लूं, लेकिन मैं वहां जाके कुछ अरसे के बाद किंग बन जाऊंगा। उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग एजेंटों कैसे जवाब देती है उन्हें।
डॉक्टर साहब, जो बात आप कर रहे थे कि अगर कोई $10,000 कमाने लग जाएगा तो वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, पाकिस्तान में आपको लगता है कि ऐसे मौके मौजूद हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है? पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं, तो जाहिर है फिर एक बात सामने आती है वो ये है कि लोगों को अपने रोज़गार के लिए, कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए मुल्क छोड़ने की ज़रूरत पेश आती है। मैडम, मैंने $10,000 से पहले $1,000 कहा था। मेरे नजदीक वो मिनिमम अमाउंट है जो हर पाकिस्तानी को कमानी चाहिए। 1,000 से लेकर $10,000 तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं उसकी वजह यह है कि हमारे इदारों में बेसिकली जॉब माइंडसेट दिया गया कि पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करो ताकि अच्छी जगह पे शादी हो, अच्छी नौकरी करो ताकि पाकिस्तान में तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत हो। अगर उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाया जाता, अगर उन्हें अपना काम करने की तरगीब दी जाती तो ये मामला ना होते। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, लोगों को अंदाजा हो रहा है। मेरी अपनी फैमिली में, दोस्तों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को शुरू से कहते हैं कि भाई तालीम बराए दानाई है, तुम्हें अपना बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी पहचान बनानी है, जॉब नहीं करवानी हमने अपने बच्चों से। अब हालात चेंज हो रहे हैं। जब आप जॉब का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। अच्छा, ये हालात जो चेंज हो रहे हैं ये लोगों की अपनी काविश है या आपको लगता है कि जो एक मईशत में हम देख रहे हैं कि बेहतरी के फिगर्स भी कम हो रही है, शरह सूद कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हम बेहतरी देख रहे हैं मुसलसल, और हुकूमत भी बहरहाल दावों की हद तक तो कोशिश ये कर रही है, तो आपको लगता है कि ये हुकूमती काविशें हैं या अपने तौर पे अवेयरनेस बढ़ रही है, डिजिटल मीडिया का दौर है? देखिए, मेरी राय डिजिटल मीडिया जी, मेरी राय ये है कि डिजिटल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा दी हैं और आपका कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। अब आप अपने घर में रहते हुए भी वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले आप 2-2 घंटे ट्रैवल करके कहीं पर जाते थे। आप अपने शो की मिसाल ले लें कि मैं आपके शो में आने के लिए 120 किलोमीटर ट्रैवल करूं, एक सूरत ये है जी। और दूसरी सूरत यह है कि मैं अपने घर में इन सहूलतों से फायदा उठाते हुए आपके साथ बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप कोई 120 किलोमीटर का फासला तय करके हमारे दफ्तर में आते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हमें खुशी भी ज्यादा कल आ जाऊंगा। कल आ जाऊंगा। चलिए, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये डिजिटल मीडिया की बदौलत और उसकी अवेयरनेस की बदौलत ये बेहतरी आ रही है, तो ये तो खुशाइंद है। मैं बताता हूँ आपको, मैं चीज इसमें ऐड करता चलूं कि डिफरेंट एजेस थी कमाने के लिए। इंडस्ट्रियल एज थी, एग्रीकल्चर एज थी, फिर कंप्यूटर एज थी। इस वक्त जो एज है, लोग इसे वैसे तो एआई एज कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे इंफॉर्मेशन एज का नाम देता हूं कि जिसके पास जितनी ज्यादा बेहतर अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो उतनी बेहतर जिंदगी जी रहा है। खास सेल्स का मामला हो, जॉब्स का मामला हो, स्टॉक्स का मामला हो, इंफॉर्मेशन की बात है सारी। तो आज के डिजिटल मीडिया ने इंफॉर्मेशन आम आदमी की एक्सेस आसान बना दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज बेहतर जिंदगी पाकिस्तान में रह के जी सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर साहब, जो आबादी इस वक्त जा रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या मुल्क छोड़ जाना उनके लिए ठीक है? मैन फोर्स जो है वो हमारी कम नहीं हो जाएगी मुल्क से अगर इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान चले जाएंगे तो? जी मैडम, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ब्रेन ड्रेन है ये गुज़िश्ता कई डेकेड से वेस्ट का एक वतीरा रहा है कि यहाँ के लोग, पसमानदा ममालिक के लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग, तरक्की पजीर ममालिक के लोग जो ज़हीन होते हैं उन्हें वो उठा के अपने यहाँ ले जाते हैं। तो ये मामला कई डेकेड से चल रहा है और हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे कानून ऐसे हैं, लोगों का मिजाज ऐसा है, तो उन चीजों को या तो टॉलरेट करना होगा या इदारों की सतह पर बच्चों की ज़हन साजी करनी होगी कि जिस मुल्क ने आपको इस काबिल किया कि आज वेस्ट के सुपर कंट्रीज जो हैं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो दर हकीकत इसी वजह से कर रहे हैं कि हमने आपकी तरबियत की, अब ये पे बैक का टाइम है, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल, तो आप अपने आप को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तानी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमें कम नहीं करनी चाहिए बल्कि हमारे जो नौजवान यूथ है उसे हमें यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के लिए। और ये जो रुझान है कि अक्सरियत पाकिस्तान में रहना चाहती है, बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बड़ा ही पॉजिटिव एक तब्दीली है इसको कहा जाए। और ये सिलसिला अगर मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत भी अपना हिस्सा डाले और अवेयरनेस में किरदार अदा करे, बच्चों की जो यूथ है उसकी तालीम में, तरबियत में किरदार अदा करे, तो इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और आज बहुत सी एक और लीडर की बर्थडे भी है, यौम पैदाइश है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे बाबाए कौम की, तो बाबाए जमहूरियत, बाबाए नवाज शरीफ जमहूरियत अच्छियाँ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी 75वां यौम विलादत है और आज भरपूर तरीके से 75 बरस के हो गए लेकिन लगते नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को फ्रेश रखा हुआ है और काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके सरबराह हैं 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में
कश्मीरी शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए थे जी। अच्छा, ये कश्मीरी और फिर शरीफ ख़ानदान, ये दो चीज़ें एक साथ हैं। और नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तिजारत की तालीम हासिल की थी और फिर 70 की दहाई के आखिर में के सियासत आखिर का आगाज़ किया और से पहले पंजाब लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। उसके बाद फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और 3 मरतबा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने का मुनफरिद एजाज़ भी वो रखते हैं। तो दो लीडरान, आज के दिन उनका यौम पैदाइश है, तो हम मुबारकबाद हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद हो और उनकी इसी तरह हज़ारों बहारें देखते रहें। पार्टी ऑफिस केक कटिंग की सेरेमनीज भी होंगी और जिस तरह से आप जानते हैं आज क्रिसमस भी है, बाबा कौम का कायद आज़म का भी यौम विलादत है, नवाज शरीफ का भी यौम विलादत है। तो सभी को हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। मजीद इश्यूज जिस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे मौसम की मुनासबत से एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। आपकी बॉडी को वर्जिश तो वैसे हर मौसम में करनी चाहिए, लेकिन जब सर्दियों में आप करते हैं तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, फैट जो है वो जल्दी बर्न होती है, फवाइद ज़्यादा है। रिसर्च कह रही है। अच्छा, ये जुनेद ने मुझे बताया कि सर्दियों में अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फैट बर्न होता है, बहुत जल्दी उसके बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं, अपनी बॉडी के और ज़्यादा बड़ा चेंज नजर आता है। चैलेंज भी तो होता है ना शाल, क्योंकि सुस्ती होती है, काहली होती है, आपका गर्म बिस्तर में से निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर ये जो फवायद हैं वो देख के आपको हिम्मत करनी होगी और इसको अपना हिस्सा बनाना होगा डेली रूटीन का। कितने फवायद हो सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं? हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अब्बास जो कि लाइफ कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे रहमान भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले तो बताइए कि वाकई मिथ है या हकीकत है कि बात के साथ तो मैं ये ऐड करूँ कि मौसम तो सभी है, अगर आप रूटीन में कर रहे हैं तो सभी मौसम अच्छे हैं, और अगर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जिसने सीजनल करना है देन परफेक्ट। उसकी रीजन सर्दियां सबसे अच्छी, हाँ परफेक्ट है, क्योंकि आपका स्टेमिना, आपका फूड बहुत डिपेंड करता है। अगर देखें समर में जाते हैं तो वाटर इनटेक ज़्यादा है और आपको भूख कम लगती है, फिर आपने कुछ जैसे कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पी सकते, अब इसको बहुत होती है और बंदा निढाल हो जाता है, बस उसमें एवरेज एक चलती है। अब अगर इसको विंटर में आप लेते हो तो देन आप कॉफ़ी ले सकते हो 3 कप्स पर डे, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी कि आप डेली आपकी एक्टिविटी कितनी। मिल्की कॉफ़ी भी ले सकते हैं, इसमें इशू तो नहीं है? ब्लैक कॉफ़ी एक जस्ट वन, क्योंकि उसमें देखें शुगर ऐड है। अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो हनी ऐड कर सकते हैं आप उसमें, हाँ थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप स्किम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो पैक आपने लेना तो देन आई थिंक वो एक ही लें तो इनफ है। स्टीविया वगैरह हाँ उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको देखें शुगर तो हमें चाहिए, अगर आप फ्रूट से पूरा कर रहे हैं तो आप टेस्ट के लिए अगर किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो आप स्टीविया समथिंग जो दूसरे ब्रांड्स आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बुरी बात नहीं है। अच्छा, हमने एक्सरसाइज करनी है सर्दियों में वेट बर्न करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए, तो कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं जिनसे हमारी फैट जल्दी से जाती है? क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे इस पार्ट के लिए, ये एक्सरसाइज इस पार्ट के लिए, तो क्या स्पेसिफिक पार्ट्स को आपने टैकल करना होता है, वो उनके लिए स्पेशल आपने एक्सरसाइज करनी होती है, या कोई भी एक्सरसाइज पूरी बॉडी को आपको लीन कर सकते? अब एक्सरसाइज से पहले ज़रूरी ये है कि आपकी बॉडी में जा क्या रहा है, आपका फूड अच्छा हो। ट्रेनिंग से हाफ एन आवर बिफोर, आधा घंटा पहले आपने कॉफ़ी अगर आपको सूट करती है, नहीं तो ग्रीन टी, और अगर आपने प्रोटीन आपने लेना है तो 1 एग योक के बगैर कुछ नट्स आप ले सकते हैं। ये फूड ज़रूरी है, ये नहीं कि खाली पे। उम्मीद तौर पे तो हमारे नौजवान कोई फूड सप्लीमेंट लेते हैं, कोई सीरियल लेते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। ये ब्लैक कॉफी से क्या असरात होंगे बॉडी में? देखिए वो तो कैफीन हो गया ना, आपको बूस्ट करना है, एनर्जी बूस्ट करनी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में आना है, और आपको बूस्टर मिल जाता है। सप्लीमेंट को मैं बुरा नहीं कहता, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, आप उसकी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि आपका स्टेमिना और आपकी जो वर्कआउट रूटीन है वो ज़्यादा है, देन आपको एडिशनल चीज़ें लेनी पड़ती है। अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो तो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है विटामिन सी ले लें, डी ले लें, या आपने प्रोटीन इतना इनटेक करना है। और अगर नॉर्मल वर्कआउट है तो देन आपको लेने की जरूरत नहीं। कैफीन आपको बूस्ट करता है, ठीक है, और अगर वो नहीं करना तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। ये चीजें जरूरी है, सिर्फ वर्कआउट जरूरी है। ये भी डिपेंड करता है रहमान भाई कि आपका टारगेट क्या है, कि आपने गेन करना है या आपने रिड्यूस। अब ये तो नहीं ना कि अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, मैं बहुत बल्की हूं तो मैं वही चीज कर रहा हूं जो आपको देखा देखी। थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए, हाँ बैलेंस आपको, मेंटोरिंग चाहिए, उसके बिना ये चीजें अधूरी हैं। विंटर में कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना है। एक तो आपके डिनर में कार्ब्स ना हो, क्योंकि हमने उसके बाद सो जाना है, ये वर्कआउट करके वटेवर जो भी आपकी रूटीन है। कार्ब्स बेसिकली जब आप सो जाते हो वो बैड कार्ब में चेंज हो जाता है। जैसे आपने कहा कि जो भी आपकी रूटीन है, उमूमी तौर पे हम तो हमारी रात शुरू ही मतलब 12 बजे के बाद होती है, लेकिन रसोई तौर पे तो शाम में कहते हैं कि 7 बजे के बाद खाना पीना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस हाँ वो अच्छा है। देखिए 3 to 4 आवर बिफोर
आपने बेड से जाने से पहले 3-4 घंटे का जो गैप है, सॉलिड अगर आपने फूड लेना तो इतना गैप हो। आप स्नैक्स ले सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं। कि देखें, कॉफ़ी पियेंगे तो नींद नहीं आएगी, मोस्टली लोगों को सूट नहीं करता। नट्स ले सकते हैं, फाइबर बिस्किट्स ले सकते हैं, ताकि वो आपको क्रेविंग जो हो रही है वो पूरी हो जाए। अच्छा, फाइबर और किस किस चीज़ में जो पूछनी थी शाल भाई? इसमें कौन सी डाइट्स आपको रात में सोने से पहले नहीं लेनी चाहिए, जो आपने कहा ना डिनर में नहीं? हाँ, देखिए उसमें आपने चपाती, आपको अगर आप वेट लॉस में जा रहे हैं तो 1 स्मॉल चपाती, लेकिन हमारी वो देसी वाली चपाती नहीं आपने लेनी, ताकि आपका फाइबर आपका पूरा मल्टीग्रेन, हाँ उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बहुत तवे पे वो जो बड़ी रोटी बनी हुई है वो आप आपने फ्राइड नहीं फिश लेनी। खा सकते हैं। यस एग्जैक्टली, आप जितनी मर्जी आप इसको 2 मील्स में आप ले सकते हैं। गुड प्रोटीन है, उसके अलावा उसमें ओमेगा 3 है, आपकी स्किन और बोन्स के लिए परफेक्ट है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना। हाँ, बीफ ना लें तो वो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो आपका ब्लड सेल्स, आपके रेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा आपका वेट गेन करना है तो देन इट्स ओके, वो भी ट्वाइस अ वीक। अदरवाइज आपका माइंड वर्किंग स्लो हो जाएगा उसको ज़्यादा लेने से। फिश परफेक्ट, अगर आप सीजनल जितना भी ले सकते हैं, 2 मील्स आप इसको पर डे। कोई भी ट्रेनिंग आपने करनी, आपने करनी है, कुछ रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज चाहे आप 2 घंटे करते रहे तो वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। कि वो लोग कहते हैं ना जी मैं इतनी देर करता हूँ तो वजन क्यों नहीं कम होता? वजन इसलिए कम नहीं होता क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं करते। अच्छा रहमान, हमारी डाइट सर्दियों में बहुत चेंज हो जाती है। आपने पहले ही बात की कि हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है, हम मशरूबात में से हम कॉफ़ी लेना शुरू कर देते हैं, चाय का इंटेक ज़्यादा होता है। साथ साथ हमारे जो बाकी स्वीट्स डिशेज़ हैं, लाइक आप हलवा बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, आप गाजर का हलवा है, कद्दू का हलवा है, पता नहीं कौन कौन से हलवे अब तो बन रहे हैं पाकिस्तान में, आप वो भी खाना शुरू कर देते हैं, साथ में नट्स भी खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें भी खा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सर्दियों में एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें ना देखें, क्योंकि मैं भी एक दिल रखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि हलवा जात वगैरह खाऊं। एग्जैक्टली, तो मैं ये नहीं कहता, बट उसको आप बैलेंस के साथ लेके चलो। ये नहीं कि घर वालों ने इतना बना के रखा है और वो ऊपर नीचे हुए हैं तो फ्रिज निकाली तो फ्रिज से खाना, पेट ना भरें। हाँ, आपने उसको पोर्शंस में डिवाइड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट और लंच तक ले सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे हलवा जात को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ताकि आपकी जो डेली एक्टिविटी है, अगर आपने वर्कआउट करना है या कोई आपका अप एंड डाउन आपका रूटीन है तो वो बैलेंस में हो जाए। अगर आप इसको जाके डिनर में लेंगे या सोने से पहले लेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी ने वर्क करना, आपने सो तो जाना है लेकिन बॉडी तो वर्क कर रही है, तो वो एनर्जी जो आपने फ्यूल लिया है वो कहीं ना कहीं तो घुसेगा, वो आपके टायर्स में घुसेगा, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लॉटेड हो जाता है, समटाइम ना पफी आईज हो जाती है, तो ब्लॉटेड हो जाता है ना। चावल भी अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, चावल, आलू, ये चीजें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर ये जब आपने वेट लॉस करना है तो देन आपकी चपाती है, आप उसको ले सकते हैं। कार्ब्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं आप इसमें लंच तक। अगर आपने डिनर में लेने हैं तो 1 कप, जिसको चाइनीज़ स्टाइल में जो क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को आपने उतना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन उसमें भी 4 घंटे का गैप हो आपके सोने से और खाने के दरमियान में। ये रूल्स देखें, जब हम स्टेज पे या किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या हम बताते हैं अच्छा जी मैंने इस शादी पे जाना, बड़ा फिट होके जाना, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोल्ड की तरह है। आप वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं, आपने जी देख लिया बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा जी मैंने कर लिया, ये रूल्स करें, 1000% आपका चेंज आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। कोशिश करते हैं कि हम आपके दिए हुए प्लान को फॉलो करें, क्योंकि मैं तो जब तक सो नहीं जाती तब तक मेरा मुंह चलता रहना चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ खाना है। मैंने आपको नट्स, साफ फाइबर, इस तरह की स्मॉल जो चीज़ें हैं इजी स्नैक्स में आती हैं, उनको आप ले सकते हैं ताकि वो क्रेविंग होती रहे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग हो रही है तो डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, वो चेंज कर। बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास, हमारे साथ मौजूद थे फिटनेस ट्रेनर, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अपने जो खाने का स्केड्यूल है उसको भी थोड़ा तरतीब दें। हम लोग खाते तो सब कुछ हैं और फिर बेतरतीबा खाते हैं, बेटाइमा खाते हैं। दिल तो सब कुछ खाने का करता है, लेकिन बच्चा है, दिल को कंट्रोल कीजिए अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं। और सर्दियों में एक बेहतरीन मौका है, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज से आप ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।